It is better to be feared than loved. Do you agree? उसमें वजन तो है बात में। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में कौन था, ये तो मुझे पता ही नहीं है। अलाइन अभी भी नहीं कर रहा। आप अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं that I'm a student of politics. So how would you explain that? It's basically because I am very fond of it and because I've seen myself grow up in that atmosphere और मैंने हमेशा से देखा है। अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? जैसे अमीरों के लिए कहते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ऐसे बहुत सारे केसेस आए भी हैं। अगर कोई रिसोर्सफुल आदमी करेगा वो शायद बच जाएगा। हमारा प्रोग्राम जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, अच्छा। तो हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं लेकिन इसके साथ सोल्यूशंस का भी सजेस्ट करते हैं क्या सोल्यूशंस होने चाहिए। कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सब कुछ जो है वो अपनी मदद आप चल रहा है। खुशामदीद नाजरीन, क्या आप बेजार हैं ऐसे टीवी प्रोग्राम्स देख देख के जिस पे सिर्फ मसाइल पे बहस होती है लेकिन हल पे बात ही नहीं होती? अगर ऐसा ही है तो आप हमारा प्रोग्राम देखें और हमें फॉलो करें। लेट्स बी मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट जस्ट प्रॉब्लम फोकस्ड। आज के हमारे मेहमान हैं हसन ज़ुबैर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के एक मशहूर ख़ानदान से है। हसन का बैकग्राउंड अगरचे फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स से है, लेकिन वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर भी हैं who is always on the lookout for the next big idea. आइए मिलते हैं हसन ज़ुबैर से। हसन ज़ुबैर, thank you for coming to our program. Welcome to Fireside Chat. Thank you so much for having me. Not at all. मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आजकल हम live in an age of political divisions, जहाँ पे फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ होती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्टर्स होते हैं, फेसबुक पे अनफ्रेंड हो जाते हैं, कहीं डिलीट हो जाते हैं, फैमिली में फसादात होते हैं, इसी वजह से हमारी फैमिली में हो चुके हैं। तो आपकी फैमिली में पूछना चाह रही थी, आपके वालिद जो हैं मोहम्मद ज़ुबैर PMLN से वाबस्ता थे, असद उमर PTI से वाबस्ता थे, तो उस वक्त अमन रहता था फैमिली में? पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में कौन था, ये तो मुझे पता ही नहीं है। हमारी फैमिली में सियासतदान नहीं, लेकिन हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इन दैट सपोर्ट दे वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग, राइट। और यहाँ तक के लड़ाई झगड़ा और व्हाट्सएप पे मैसेजेस। अच्छा। तो हाँ, वही ये हम पूछना है चाह रहे काफ़ी, थे। हाँ यार मैंने काफ़ी सुना है, लेकिन नहीं हमारी फैमिली में तो रीजनेबली ठीक ही है। आई मीन इट्स नॉट सो बैड। अच्छा, इट्स नॉट आइडियल बट इट्स नॉट सो बैड। और अब तो वो तो वाबस्ता थे दोनों, जी और उन्होंने अब छोड़ दिया है दोनों ने, दे नो लॉन्गर विद दोस पार्टीज। दे नो लॉन्गर, बट वो उनका, लेकिन वो जो वो अलाइन अभी भी नहीं कर रहा, अभी भी डिफरेंट है दोनों का। व्यू पॉइंट्स फर्क है, व्यू पॉइंट भी डिफरेंट है, और वो मर्ज नहीं हो पा रही दोनों की, वो जो पाथ है ना। इट्स डिफरेंट अगेन। अच्छा, आई वुड से दैट। अच्छा, आप अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं that I'm a student of politics. So how would you explain that? I mean, it's basically because I am very fond of it and because I've seen myself grow up in that atmosphere, और मैंने हमेशा से देखा है मेरी फैमिली मेंबर्स जो मेरे चचा हैं, बाकी भी जो पॉलिटिक्स में नहीं भी आए, वो भी उतने ही इन्वॉल्व हैं, और उनका भी उतना ही शौक है, उनका भी उतना ही पैशन है जितना असद चचा और पापा का है। सो वही चीज़ हमने भी देखी, सीखी, शौक हुआ, और ऑब्वियसली बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, बट आई थिंक ये मेन रीज़न है। लेकिन आपने कभी सोचा पॉलिटिक्स में जाने का, आपकी फैमिली का पाथ फॉलो करने के लिए? I mean, I think I have I mean I do feel inclined, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पॉलिटिक्स जो इट्स अ फुल टाइम जॉब, और आप बिजनेस में अगर कंप्लीटली इन्वॉल्व हैं तो पॉलिटिक्स आप उसके साथ नहीं कर सकते। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको करनी होती है, या तो आपका बिजनेस कोई और देख रहा है तो फिर तो ठीक है, बट पॉलिटिक्स अगर ऐसा हो कि कोई यू हैव द टाइम टू डू इट, तो फिर व्हाई नॉट। सो मे बी इन द फ्यूचर सम टाइम, मे बी, आई मीन यू नेवर नो, तो अल्लाह को पता है, अल्लाह इज द बेस्ट प्लान है। तो हमें तो बहुत ज़रूरत है पढ़े लिखे लोगों की कि वो आएँ पॉलिटिक्स में और कंट्री को लीड करें, कि सिर्फ फ्यूडल्स फैमिली से नहीं हो लोग, और सिर्फ टेक्नोक्रेट्स भी आएँ, जैसे आपकी फैमिली में से भी ऐसे एग्जांपल्स हैं। हम लोग रहते हैं इन द एज ऑफ फियर, एज इट सेड। मशहूर इटालियन सिफारतकार और मुसन्निफ मैकियावेली ने कहा, इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड दैन लव्ड। डू यू एग्री? I mean, it has the statement is valid, उसमें वजन तो है बात में।
लेकिन आप जो जैसे लीडर्स को फॉलो करते हैं, हमारी बात हुई थी लीडरशिप जो आजकल दुनिया में है, और जो प्रीवियस सेंचुरी में थे, नेपोलियन थे, जैसे हमने बात की इस बारे में, नेपोलियन थे और हिटलर थे, तो डू यू टेक एन इंटरेस्ट इन रीडिंग अबाउट द लाइव्स ऑफ दीज लीडर्स? यस, आई हैव इंटरेस्टिंगली मैंने इन सब की इंडिविजुअल बुक्स पढ़ी हैं, ऑल द लीडर्स, द फेमस लीडर्स जिसको हम कहते हैं ऑफ द लास्ट सेंचुरी, और इवन प्रायर टू दैट, जिसमें ये नेपोलियन बोनापार्ट है और मुसोलिनी है, एंड स्टालिन है, लेनिन है, एंड उसके अलावा फिर विंस्टन चर्चिल है, फिर जो यूएस प्रेसिडेंट जितने आए हैं, मतलब मेजॉरिटी जो ज़्यादा बायला जो फेमस थे, निक्सन है, रोनाल्ड रेगन है, जिमी कार्टर, और वो सारे फिर एराज हैं उसमें, फिर काफ़ी वो है, मिकाइल गोर्बाचोव है जैसे। बट आई मीन यस, देयर इज़ यू नो कि फियर का फैक्टर पावर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा है हमेशा से, और वो कभी भी जा नहीं सकता। बड़ा रेयर होगा कि वो सिर्फ लोग दिल जीतेंगे और वो रूल करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। चाहे डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड नेशंस हो। डेवलप में ज़्यादा होगा, डेवलप में फियर का फैक्टर कम होगा नेचुरली, बिकॉज वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन डेवलपिंग में तो डेफिनेटली फियर का कहीं ना कहीं फैक्टर है। आई मीन इफ़ यू टेक एनी कंट्री इन 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 आवर रीजन ऑल्सो, आई मीन इफ़ यू टेक बांग्लादेश फॉर इंस्टेंस, तो शेख हसीना ने जो है वो कैसे रूल किया था, उसमें फियर का फैक्टर तो था। सिमिलरली मोदी का जो रूल है उसमें भी फियर का फैक्टर है, इन 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 डिफरेंट वेज। मतलब उसमें रिलीजन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसमें जैसे मुस्लिम्स के साथ काफ़ी ज़ातियाँ होती हैं, तो ये फियर ही है बाय एंड तो लार्ज। डेमोक्रेसी एंड फियर कैन गो हैंड इन हैंड। ऑफ कोर्स। दे शुड। नहीं, आई आइडियली आई डोंट थिंक दैट दे शुड, बिकॉज इसका नुकसान है। बट देन देखें, अगर आप हमारे रीजन में मिडल ईस्ट है फॉर इंस्टेंस, अब मिडल ईस्ट इन द लास्ट 10 years हैज़ ग्रोन मोर देन एनी रीजन इन द वर्ल्ड, एंड टेक द एग्जांपल फॉर दुबई फॉर इंस्टेंस। अब वहाँ पे फियर का एक कोई मतलब वहाँ पे कोई बदमाशी नहीं की जाती सरकार की तरफ से, बट वहाँ पे बड़ा एक सेट ऑफ रूल्स हैं विच यू कैन नॉट ब्रेक, विच इवन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच टू द एक्सटेंट कि अगर कोई छोटा सा वाकया भी है तो वो न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, और कोई इलेक्शंस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे लोग बहुत खुश हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत पीसफुल है, सिक्योर है, सेफ है। सो थिंग्स आर, बट आई मीन बट देन अगेन हर मुल्क की अपनी वो रूल्स होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो आइडियल है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वो भी चलता है। मेन चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आई थिंक इफ़ यू हैव जैसे यूके में दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड यूएस में प्रेसिडेंशियल है, लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि हमारे कौन सा बेस्ट सिस्टम होता है। सिस्टम कोई भी हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जिस तरह से कोई काम करता है, जब वो कंसिस्टेंटली काम करेगा तो वो पहुंच जाएगा ना, ही विल बी सक्सेसफुल। अगर वो बीच में उसको छोड़ देगा, सो दैट इज़ वाई सम पीपल आर एबल टू अचीव व्हाट मोस्ट आर नॉट, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी नहीं होती। अब इंडिया में भी आप देखें कि हमने और इंडिया ने साथ ही जन्म लिया। अब उनकी एक कंसिस्टेंसी थी, उन्होंने कहा कि हम इसको चलते रहेंगे, ये चलता रहेगा सिस्टम जमहूरियत का, और वही मुल्क है। और उधर ज़्यादा मसले हैं पाकिस्तान से, उधर ज़्यादा डिविजन्स हैं, उधर ज़्यादा रिलीजन के मसले हैं, बट दे हैव डन आउटस्टैंडिंगली वेल इन द लास्ट डेकेड। उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है। मैं एग्जैक्टली यही तो कह रहा हूँ, बिकॉज आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, तो फिर हमारे यहाँ ताहयात नहीं होनी चाहिए। यू कांट से कि आप आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है ना, कि कभी हमारे आधे हिस्ट्री की इतने साल उसमें डिक्टेटरशिप रही है, एंड फिर हमारी ये रही हाइब्रिड आ गया, फिर डेमोक्रेसी आ गई। सो ये हमने तो अभी तक एक्चुअली कोई सिस्टम अडॉप्ट ही नहीं किया है। लेकिन जैसे आपने दुबई का एग्जांपल दिया, दुबई में एक बहुत बड़ी चीज़ ये है अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी होते हैं जो अमूमन तंग करते हैं या हरास करते हैं, वही पाकिस्तानी दुबई में बिगी बिल्ली बने होते हैं। इसलिए क्योंकि उनको पता है कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो, वो मिसबिहेव किया हाँ, दे तो कांट गेट अवे। हाँ, दे विल बी डिपोर्टेड हाँ। इमीडिएटली, एंड ऐसे केसेस हुए हैं। तो अगर पाकिस्तान में तो अकाउंटेबिलिटी, व्हाट डू यू थिंक, अब हमारा जो जस्टिस सिस्टम है
अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? जैसे अमीरों के लिए कहते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और ऐसे बहुत सारे केसेस आए भी हैं जो हमने देखे भी, जो बहुत जल्दी वो लोग थोड़ी सी दिन जेल में रह के निकल गए, लेकिन गरीबों के लिए बहुत अकाउंटेबिलिटी है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? नहीं, आई आई थिंक कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आई थिंक कि इसमें दोनों जो सेगमेंट्स हैं उनके साथ अपने वेज में जाती है। गरीबों के लिए अकाउंटेबिलिटी छोटे लेवल पे है, इन द सेंस कि दे कैन नॉट गेट अवे विद सर्टेन थिंग्स। वो मिसाल के तौर वही चीज़ अगर कोई रिसोर्सफुल आदमी करेगा वो शायद बच जाएगा, बट एट द सेम टाइम अगर एक रिसोर्सफुल आदमी कोई ऐसा या कोई फेमस बंदा कोई ऐसी चीज़ करे जो कि इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि बिकॉज ही इज़ फेमस तो उसकी न्यूज़ इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि देन यू उसकी फॉर इंस्टेंस उसकी प्राइवेट लाइफ है या बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एंड इवन जिस तरह अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर है, अब आप देखें ना कि अकाउंटेबिलिटी अब प्राइम मिनिस्टर या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं जिस लेवल पे भी ऑपरेट करते हैं, तो कितने लोगों को बंद किया गया है और कितने लोगों को गलत बंद किया है, और सारे के सारे जितने भी बंद हुए हैं आज तक वो हिस्टोरिकली सब ने कहा है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। सो लूजिंग 10 years 5 years or whatever of your life ड्यू टू योर प्रिंसिपल, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक सेगमेंट के साथ जाती हुई है। वो हम छोटे लेवल पे उनका देख रहे हैं, उनका बड़े लेवल पे देख रहे हैं, उनके बिजनेसेस। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल है, ही इज़ वेरी अपना ही इज़ एन एसेट फॉर द कंट्री, ठीक है ना। वो इतने पढ़े लिखे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अब उनको अब मिसाल के तौर पे वो अभी उनके जब केसेस खुल गए तो उसके बाद वो बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकते। अच्छा। अब बैंक अकाउंट बाकी लोग तो खोल लेते हैं। सो दैट इज That's जस्ट वन unfair. स्मॉल एग्जांपल, हाँ, ठीक है। that's कोई किसी का unfair. ईसीएल में अभी मेरे वालिद साहब के बड़े क्लोज फ्रेंड थे, उनका नाम इम्प्लिकेट हो गया था किसी में, वो एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 10 से 12 साल उनका नाम जो था वो स्टॉप लिस्ट में आ गया। एंड वो अक्सर उन्होंने ट्राई की, ही वांटेड टू गो अब्रॉड उम्रा करने फलानी जगह, बट नहीं जा सके। अब जाके उनका नाम हटा है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, देयर सेवरल एग्जांपल्स। द प्रॉब्लम इज कि जब जब एक सिस्टम ही नहीं होगा तो वो इम्पैक्ट का सब पे करेगा, किसी पे ज़्यादा करेगा, किसी पे कम करेगा, डिफरेंट वेज में करेगा, मगर करेगा ज़रूर। अच्छा, अगर आप पॉलिटिक्स में आए तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड यू ब्रिंग अबाउट गवर्नेंस में या इंस्टीट्यूशंस में? ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, लेकिन जैसे व्हाट वुड यू चेंज अबाउट द कंट्री? हमारा प्रोग्राम जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, अच्छा। तो हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके साथ सोल्यूशंस का भी सजेस्ट करते हैं क्या सोल्यूशंस होने चाहिए। तो जैसे आपने कभी सोचा कि अगर मैं आऊँ गवर्नमेंट में या मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, तो मैं पाकिस्तान के बारे में गवर्नेंस के हवाले से क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं? मैंने वो चेंज मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही कि सिर्फ एक चेंज है, वो चेंज हो जाएगा और पाकिस्तान बदल जाएगा, और वो है कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट वी नीड टू डू। अगर हमने मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि मिलिट्री को रूल करना चाहिए, तो फिर मिलिट्री रूल करे और वो हमेशा रूल करे। यानी कि जैसे जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ही इज़ द रूलर ऑफ द कंट्री। इफ़ वी डिसाइड कि नहीं, उन्होंने नहीं रूल करना, तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होनी चाहिए। देखें, आप ये इसको इस तरह से देखें कि आपके मुल्क में जितने लोग रहते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, ये सारे लोग, इनकी रिक्वायरमेंट है, ये खाते हैं पीते हैं, मतलब ये कपड़े इनके हैं, हाउसिंग है, इतनी चीज़ें हैं, इसकी एफिलिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, स्टील है, सीमेंट है, तो ये सारी की सारी चीज़ यूज़ होती है ना। अब अक्सर लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि जी हम मिसाल के तौर पे किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, चाहे वो गुलिस्तान जौहर में जाएं या फिर बारबेक्यू टुनाइट जाते हैं, कुलाची जाते हैं, फलानी जगह जाते हैं, मॉल में जाते हैं, डॉल्मेन पे चले गए या उधर तारिक रोड पे भी चले गए, वो सारे के सारे पैक्ड होते हैं। एंड ये तो येट है। दे से कि फिर आपकी इतनी गुर्बत क्यों है? इसलिए बिकॉज आपका इसकी बुनियादी रीजंस ये हैं कि कोई कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सब कुछ जो है वो अपनी मदद आप चल रहा है, बिकॉज सिस्टम नहीं कोई बना हुआ। एंड द अदर थिंग दैट द बिगेस्ट चेंज जो पाकिस्तान को जो ज़रूरत है, अगर आप मुझसे पूछें कि जो मतलब हम मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें बहुत छोटे फैक्टर्स तो हैं। वो ये है कि हकूमत को बिज़नेस नहीं करना चाहिए और हकूमत के जो अखराजात हैं उनको वो कम्प्लीटली उनको ख़त्म करने चाहिए। और उसका सबसे अच्छा हल है कि उनके जो भी महकमे हैं उनसे वो जान छुड़ाएँ, वो प्राइवेटाइज़ करें।
बिकॉज़ हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो किसी भी तबके से है, वो सारे के सारे जो महंगाई का बोझ उठाते हैं, वो इसलिए उठाते हैं बिकॉज़ हमें हुकूमत चलाने के लिए इतना बजट चाहिए होता है। आप इस तरह से देखें कि मेरी अगर 10 रुपए की अपना इनकम है और मेरे अखराजात 15 रुपए के हैं, तो वो 5 रुपए में ब्रिज कहाँ से करूँगा? मैं लोन लूँगा, वो भी मुझे फिर कहीं न कहीं से उतारना है और मैं टैक्स लगाऊँगा। तो अभी जो पाकिस्तान में टैक्स भी लग रहा है लोगों के ऊपर, वो इसलिए नहीं लग रहा कि वो उनकी फलाह के लिए लगा रहे हैं। आप देखें ना कि किससे पूछेंगे, वो एजुकेशन के लिए, वो सेहत के लिए, वो सिक्योरिटी के लिए, वो किसी भी चीज़ के लिए, वो खुद अपना एक्सपेंस बेयर करता है। तो फिर हुकूमत टैक्स किस चीज़ के लिए लगाती है? वो टैक्स इसलिए लगाती है क्योंकि उनको अपनी सरकार चलानी होती है। सो जब तक वो ब्रिज नहीं होगा, आपकी महंगाई, आपकी करेंसी, ये सारी की सारी एफिलिएटेड चीज़ें हैं। अच्छा। ये मुझे बताएं, हमने डिस्कशन एक दफ़ा किया था कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कराची की डेवलपमेंट के बारे में, कि कराची कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द नेशनल इकोनॉमी, लेकिन कराची के जो है फंड्स नहीं आते, या आप रोड्स के हाल देख लें, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, बहुत ही बुरा बुरा हशर चल रहा है कराची का। तो इन योर व्यू what are the factors that have led to this decline in Karachi's infrastructure? और सब सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हुआ है कराची, हम रहते हैं इधर है लेकिन चीज़ें तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। सो व्हाट यू थिंक हैज़ लेड टू दिस? और जो रोड्स का जो ये मैं समझ गया लैंड आपका सवाल। माफिया और ये सब चीज़ें, आप जब बताएं इस बारे में, हमने एक दफ़ा इसका भी यही जवाब है। आप इस तरह से आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यार लाहौर कितना बेहतर है और कराची जो है वो वैसे का वैसा है और लाहौर बहुत आगे निकल गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लीडरशिप को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि अगर किसी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन कराची का भी बुनियादी जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो ये है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो मेयर है, जैसे फॉर इंस्टेंस जो मेयर के नीचे जो शहर आता है, आई मीन आई एम नॉट 100% श्योर बट इट इज़ बिटवीन 32 to 37% शहर उसके नीचे आता है। तो इसका मतलब 63% या 65% शहर मेयर के नीचे आता ही नहीं है। अब 6 कंटोनमेंट्स हैं, फलानी जगह है, फिर केपीटी के पास भी इख्तियारात हैं। कैसे आप सोचें ना कि कोई एक महकमा है, उसका एक एमडी होता है ना। आप 8 लोग तो नहीं कह सकते, एक प्रेसिडेंट वो चला रहा है, एक सीईओ ये चला रहा है और एक चेयरमैन है वो भी ये चला रहा है। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, कभी चल ही नहीं सकता। एंड कराची की डायनामिक्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बाकी शहरों की डायनामिक्स। यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम इंटरफेरेंस है और एक्सट्रीम इंटरफेरेंस के साथ अगेन मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जो भी आपने सिस्टम चलाना है, फिर वो ऑटोनॉमी से चलना चाहिए, उसको बगैर इंटरफेरेंस के साथ चलना चाहिए। फिर आप उनको फिर सही अकाउंटेबिलिटी का पता भी चलेगा। अभी जैसा सिस्टम है, इसमें कभी हो ही नहीं सकता ना। देखिए अभी हमारे कितना टाइम हो गया 1947 से, सो अभी तक नहीं ठीक हुआ, तो कोई चीज़ तो गलत कर ही रहे होंगे ना हम। और जो वो एक कहावत है इंग्लिश में कि डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इज मैडनेस। बार बार वही चीज़ करना बेवकूफ़ी है ना, पागलपन है। तो वो तो डेफिनेटली जो अभी तक वो हम करते आए हैं, जितना जो भी हमने अभी तक किया है, वो तो उसका श्योरली उसका हल नहीं है। सो इस वजह से कराची का ये प्रॉब्लम है। और आई थिंक कि बाकी ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मेयर की हद तक थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और ये जो अभी मेयर हैं, ही इज़ अ गुड गाय, आई मीन ही इज़ डन अ गुड जॉब। पहले भी मेयर आए थे मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी काम किया था, लेकिन लिमिटेड उनके पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड बजट्स हैं और एक्सट्रीम इंटरफेरेंस है। बड़ा मुश्किल काम है। तो एक्सट्रीम इंटरफेरेंस जो है किसी तरह से इसको टैकल नहीं किया जा सकता। एक्सट्रीम इंटरफेरेंस जो है वो एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको टैकल करना तो खैर दूर की बात है उस पर। और इस वक्त तो खैर माहौल भी नहीं है कि उसको उसमें अटेम्प्ट भी की जाए, बिकॉज हिस्टोरिकली इंटरफेरेंस जो है वो जब ख़त्म होती है, जैसे आई मीन लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टर्की फॉर इंस्टेंस, तो वहाँ पे कैसे ख़त्म हुई थी? वो इसलिए ख़त्म हुई थी बिकॉज आपस में ही उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि वो कर करके उनके पास कोई चॉइस बची नहीं थी। वो मुल्क इस नहज पे आ चुका था कि उसमें या तो लड़ाई इतनी हो जाती कि फिर वो या तो कहते हैं कि बंटवारा हो जाए मुल्क का। तो हमारा एक पार्ट तो अनफॉर्चुनेटली 1971 में जा चुका है। जो दूसरा पार्ट है वो अभी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है,
बट उसमें यही है कि अगर आप इसको ठीक नहीं करते तो फिर उसके बड़े डायर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपका, मैंने आप जैसे शुरू में कहा इंट्रो में कि आप यूर एन एंटरप्रेन्योर, आपका म्यूज़िक चैनल भी है FM 107। तो जैसे हमने बात की डिक्लाइन ऑफ म्यूज़िक इन पाकिस्तान, इफ़ यू कंपेयर यस्टर ईयर्स, पुराने कुछ डेकेड्स पहले की बात है, नॉट दैट ओल्ड। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट था, और अब जो है अबाउट 100 से 100 राउंड अबाउट 100 सॉन्ग्स आप उससे कह भी सकते कम। हैं, उससे भी कम हम्म। पाकिस्तानी म्यूजिशियन जो हैं चर्न आउट कर रहे हैं। तो आपने जैसे एग्जांपल दिया, आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है नुसरत फ़तेह वर्सेस राहत फ़तेह। तो उसके बारे में बताएं, म्यूज़िक का क्यों डिक्लाइन हुआ है पाकिस्तान में? Well, I think कि over reliance on Indian industry is the biggest factor because अब तो हमारे पास ज़्यादा वो हैं, आउटलेट्स हैं, चैनल्स हैं लोगों के पास, और अब तो आपको चैनल की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो आप गाना बनाएं, यूट्यूब पे यूट्यूब पोस्ट पे जाए, करें, हाँ जी। या फिर आप किसी भी फॉर्मेट के थ्रू अपने आप को वो कर सकते हैं। तो आपको ना किसी प्रोड्यूसर की उस तरह ज़रूरत है, ना किसी चैनल के पास जाने की ज़रूरत है। आज से 30 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। सो बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमारे जितने भी सिंगर्स लास्ट 2 डेकेड्स में स्पेशली आए हैं, तो उन्होंने बेरली गाने प्रोड्यूस किए हैं बिकॉज उनकी टोटल डिपेंडेंस जो है वो उस पर रही है इंडियन मूवीज़ के ऊपर, और उन्हीं के साउंड ट्रैक्स वो गाते हैं। और अब थोड़ा बहुत क्योंकि हमारे ड्रामे जो हैं वो एक बड़ा अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म है, बट दैट इज़ नॉट द बेंचमार्क फॉर अ सिंगर। उसको अपने गाने प्रोड्यूस करने चाहिए। जितने भी बड़े पाकिस्तान के सिंगर्स आए हैं, मेहदी हसन है, नूरजहां है, उसके बाद भी जैसे जुनैद जमशेद, और ये जुनून बैंड था, फिर वाइटल वाइटल साइंस। साइंस, फिर वो उसमें था नुसरत फ़तेह अली खान इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल। तो ये जितने भी हैं इनके सारे 50 60 70 100 150 200 कहते हैं। गाने हैं। अब आप देखिए ना कि आतिफ है या अली ज़फ़र है, इनके कहाँ हैं गाने? मैं तो नहीं समझता कि इनके 20 भी इन्होंने गाने गाए हैं अपने। और अगर आप कंपेयर करें नुसरत फ़तेह को उनके बेटे राहत फ़तेह अली से, हम्म। तो बहुत बहुत ही डिफरेंस है। जैसे उन्होंने नहीं, बहुत राहत सारे। ने तो गाना ही नहीं, मैंने तो उसका कोई गाना सुना ही नहीं आज तक जो उसने खुद गाया हो। हम्म। उसने तो सारे के सारे इन्हीं के गाए हैं, या अब वो पाकिस्तान के कुछ वो ये जो ड्रामे हैं उसके गाता है, या फिर वो अपना इसका कोक स्टूडियो में गाता है। हम्म। बट उसका अपना गाना तो मैंने कोई भी नहीं सुना। कोक स्टूडियो में भी उसने वो गाने गाए जो नुसरत फ़तेह अली खान के थे, अपना तो उसने कोई भी नहीं गाना गाया। अच्छा, ऐसा क्यों है कि रिप्रेशन और सेंसरशिप के वक्त ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको नज़र आती है? अगर आप पीटीवी को देख लें, पीटीवी के ज़माने में आप देखें ड्रामे, आप देखें टॉक शोज़। आजकल जैसे हमने बात की, टॉक शोज़ सिर्फ पॉलिटिकल टॉक शोज़ रह गए, जो बेहद पॉपुलर हैं पाकिस्तान में, लेकिन और जगहों पे ये इतने पॉपुलर बिल्कुल नहीं है। नहीं तो है। क्या वजह है कि यहाँ पे पॉलिटिकल टॉक शोज़ इतने पॉपुलर हैं और लोग इतने कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट के साथ देखते हैं? देखिए, हर कंट्री की अपनी डायनामिक्स होती हैं। हमारे यहाँ लोग शौक से देखते हैं, इंडिया में भी शौक से देखते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे एक एक मेजर रीज़न ये है कि लोगों की ज़िंदगी का बहुत बड़ा जो एक जोड़ है सियासत के साथ। अगर आप जैसे एक डेवलप्ड कंट्री है, जैसे स्वीडन है, फ़िनलैंड है, वहाँ पे उनको सारे राइट्स उनके पास हैं। उनको पानी के मसले नहीं हैं, तालीम के मसले नहीं हैं, सेहत के मसले नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी में उनके अपने मसले हैं। तो इसलिए उनको इससे गर्ज़ नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या कह रही है, और इसलिए वहाँ पे सियासतदान की उतनी वैल्यू भी नहीं होती। यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग इतने डिपेंडेंट हैं कि इवन जनाजे के लिए आपको सिफारिश चाहिए। लोगों को किसी को पानी की कनेक्शन चाहिए, उसकी सिफारिश चाहिए, गैस की कनेक्शन चाहिए, उसकी सिफारिश चाहिए। तो इसलिए लोगों की ज़िंदगी की बहुत सारे जो मामलात हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए उनका बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो होती है। वो देखना चाहते हैं कि क्या इन सारी चीज़ों से एटलीस्ट इस आसरे से ही कि हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क आएगा। ये मेरा ख़्याल है इसकी बुनियादी वजह है। और ये पिछले 10 साल से ज़्यादा इसका रुझान बढ़ा है, लोगों वो का तो इसलिए रुझान। भी है बिकॉज़ हमारे पास आउटलेट्स भी बहुत आ गई ना, पहले तो थी नहीं, तो वो देखने में भी मज़ा आता है। उसमें वैसे वो तड़का होता है, मसाला, आपस में लड़ाई लड़ाई झगड़ा। झगड़ा होता है, तो वो एक एंटरटेनमेंट भी बन गया है। आई थिंक ये जो पॉडकास्ट है फ्यूचर में इसकी बहुत वैल्यू होगी बिकॉज़ लोगों को अच्छी कंटेंट मिलेगी, सही कंटेंट मिलेगी, एंड आई थिंक सच्ची कंटेंट मिलेगी। एंड देन दे हैव अ चॉइस, राइट, कि वो टीवी नहीं देखें, सबसे जाके बड़ी बात ये कि पॉडकास्ट। दे हैव अ चॉइस नाउ। जी, हुँ। बिल्कुल। पहले तो ये था ना कि आप बाउंड थे कि आपने यही चैनल्स देखते हैं,
उसमें भी आप इस तरह बाउंड थे कि एक ज़माने में केबल ऑपरेटर की इतनी ताकत होती थी कि आपका चैनल कहाँ पे उठा के फेंक दे। सो बहुत लोग जो 80 पे चला जाए या या 90 पे चला जाए वो देख ही नहीं पाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था। तो वो शुरू के चैनल्स जो ज़्यादा पैसे दे रहे थे उनकी व्यूअरशिप उस तरह से फिर बेहतर थी। अब तो आपका खुद ही डायरेक्ट आपका फ़ोन है और आपको ऑफ टीवी की भी कोर्स। ज़रूरत नहीं है, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी आप उठाएँ उस पे। और मोबाइल फ़ोन तो एक ऐसी चीज़ है कि मेरा ख़्याल है कि पूरे पाकिस्तान में सबके पास अब किसी न किसी वे में है। इट्स अ ग्रेट रिसोर्स। इट्स एन एक्सीलेंट रिसोर्स प्रोवाइडेड यू यूज़ इट द राइट वे। अगर आप उसको 24 या घंटे यूज़ करेंगे तो देन इट्स अ वेरी बैड रिसोर्स, बिकॉज़ वो फिर आपका ब्रेन जो है वो फिर फॉगी कर देगा। ये वो कहते हैं ना, आपके हम लोगों के दिमाग फ्रैगमेंटेड और इस जी। तरह डिसजॉइंटेड इसलिए हो गए क्योंकि हर वक्त आप फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो यू आर नॉट एबल टू फोकस, आपका फोकस कम हो सबसे जाता है। खतरनाक चीज़ तो फ़ोन में वो अब रील आ गई है। ओहो! हाँ। रील, क्योंकि रील तो अनलिमिटेड है ना, जब तक आप उसको चलाते जाएँगे वो चलती जाएगी। हुँ। और वो इतनी वो एक दलदल है जिसमें आप एक दफ़ा चले गए तो निकल नहीं सकते। और बहुत लोग हैं वो हर वक्त रील और एक दूसरे को भी भेज रहे होते हैं रील। एंड वो शुक्र है कि वो उसका एक उन्होंने दे दिया है जिस पे आप म्यूट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भेजे, अदरवाइज अच्छा। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। नहीं तो आप इस दलदल में फँसे हैं रील्स की? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, रील्स की अभी तक मैं नहीं फंसा। अच्छा, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि बीच में मैं भी फँस गई थी। फिर मैंने अपने आप को इट बहुत इज़ वेरी एडिक्टिव, आई वेरी नो, आई एडिक्ट, एग्री। और वो हाँ, एल्गोरिथम्स की वजह से ना, बहुत उनको ज़्यादा वो पता है है, ऑफ आपको क्या कोर्स। पसंद हाँ, है, तो बार-बार वही आपको दिखा रहे होते हैं। नो, बिकॉज़ इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग ना, इट्स वेरी इट्स टाइम। गोइंग टू टेक योर टाइम एंड यू आप उस पे निकल नहीं सकते, वो बहुत मुश्किल होता है। वो इसी तरह की चीज़ें बनाते हैं फेसबुक और और मेटा भी। अनहेल्दी बहुत है ना, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। आप थोड़ी देर अगर बैठ के रील्स यूज़ करें या एक्सेसिव जब यूज़ करते हैं, तो आप जब कोई फ़ोकस करना चाहें, आप किसी से बात करें, हुँ, स्पेशली कोई इम्पोर्टेंट बात हो रही है, तो आपकी कंसंट्रेशन लैप्स होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप बच्चों में तो एडीएचडी का प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। ये इतनी इट्स सो इट्स एक्चुअली इट्स वेरी वेरी हार्मफुल। और ये अब फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह रील्स ही चलती जा रही हर हैं। जगह रील्स चल रही इवन हैं। ऑन यूट्यूब अब तो हर 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 शॉर्ट्स। जगह हर चीज़ के, हाँ, शॉर्ट रील्स आती हैं यूट्यूब पे, हर जगह हैं। और अ, मतलब इसकी एंटरटेनमेंट तो है मगर इसका नुकसान ज़्यादा है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं खुद इसकी थोड़ी बहुत एडिक्ट हो गई थी बीच में। फिर मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से उससे निकाला। लेकिन नहीं, अभी भी दूर रहें इससे। कभी-कभार सोचते हैं चलो नहीं, ये देख लें। ज़हर है। एक ज़हर है बिल्कुल। जी, मैं यही सोच रही थी कि बिल्कुल इसको ख़त्म करना है। ख़त्म, देखना हाँ। ही नहीं, छोड़ इसको देना। देखें, इसको वो कहते हैं ना, चखें ही नहीं मीठा, वरना एक बाइट ली तो फिर आपको खानी पड़ती है पूरी। या वेल सेड। अच्छा, आपने एक कॉलेज भी एस्टैब्लिश किया हुआ है यहाँ पे। तो आपने बताया था कि शुरू में जैसे एजुकेशन के बारे में जो आपके इम्प्रेशंस थे या जो आपने विज़न था, वो थोड़ा डिफरेंट था जब आपने इन रियलिटी यू प्लंज्ड इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्लाइन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन पाकिस्तान, जो हमारे स्टूडेंट्स को पाकिस्तान स्टडीज़ की हमने बात की, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा व्हाइल व्हेन यू सेट अप दिस कॉलेज, और आपको क्या क्या करिकुलम पाकिस्तान स्टडीज़ जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में क्या इंप्रेशंस हैं? देखिए, जो करिकुलम है वो, उसमें मेजॉरिटी करिकुलम जो बाकी सब्जेक्ट्स का है वो तो जाहिर सी बात है, बिकॉज फॉर इंस्टेंस जिस एरिया की आप मुझसे बात कर रही हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर है और उसका बोर्ड भी जैसे कैम्ब्रिज है या फिर और दूसरे बोर्ड्स हैं। सो उस उन सब्जेक्ट्स में तो थिंग्स आर फाइन, बल्कि बहुत अच्छा है, कंपेरेटिव है, लर्निंग भी बहुत है। लेकिन अगर आप ने पाक स्टडीज़ की जैसे स्पेसिफिकली बात की, तो पाक स्टडीज़ में तो बहुत ही अफसोसनाक है। और वो उसमें आप ये देखें ना कि हमारी जो हिस्ट्री है, अब आप हिस्ट्री के इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप हिस्ट्री भी डिस्टॉर्टेड, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। जैसे सीआईए है, वो अपनी डी क्लासिफाई करती है फाइल्स, हुँ, 25 ईयर्स में रेगुलरली डी क्लासिफाई होती हैं। सो वो भी उनका पर्पस ये है कि आपको, आज तो ठीक है, हो सकता है कि देयर आर सेंसिटिव थिंग्स व्हिच कैन नॉट कम आउट, बट एटलीस्ट आफ्टर 30-40 इयर्स येस। क्या फ़र्क पड़ता है, बताएं लोगों को कि सच क्या था। अब हम अपनी हिस्ट्री को भी अगर डिस्टॉर्ट करेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे आपने कहा, कि वो कैसे होगी। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आप 2 मिनट में पढ़ के बता सकते हैं। मैंने अपने बेटे से पूछा था कि इसमें क्या है, अपना आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, पहली तो बात ये है। अच्छा, अब वो फिर फॉर इंस्टेंस मैंने उनसे पूछा कि नवाज शरीफ को उन्होंने कैसे डिफाइन किया हुआ, तो उसने कहा कि ही इज़ अ विलन
एंड बेनज़ीर को कैसे डिफाइन किया हुआ है, फॉर इंस्टेंस ये सारी चीज़ें। और बाकी जो दूसरे डिक्टेटर्स हैं उनको बहुत मेजॉरिटी को प्रेज़ किया हुआ है, बस ज़िया को थोड़ा बहुत खिंचाई की हुई है। अब आप मुझे खुद बताएं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ये सच है? तो इस तरह से तो कभी आपका, बिकॉज आई यू नो एंड आई थिंक इन्फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं है, आपको पता ही नहीं अपनी हिस्ट्री का, अपनी फाउंडेशंस का, बुनियाद का, आपके लोग कौन थे, किन्होंने कुर्बानी दी, किन्होंने नहीं दी, किन्होंने क्या काम किया, किन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो वो कहते हैं ना कि वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री बिकॉज वी डोंट नो द हिस्ट्री। वो कहते हैं इफ़ यू डोंट रिमेंबर योर हिस्ट्री यू आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो वही साइकिल में आप फंसे रहते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग जहाँ तक बात होती है, जैसे हमारे पास एवेन्यूज़ बहुत हैं, जैसे वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इज़ एट आवर फिंगर टिप्स, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन से इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, आपको क्या चीज़ फीड हो रही है, राइट? अगर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है ही नहीं आपके पास, डेवलप ही नहीं हुई है, तो आप फिर यू आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश द लाइज फ्रॉम द ट्रूथ। कि और क्योंकि ऐसा है कि सच अब आपको मिल सकता है, वेबसाइट्स पर जाके आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं, रिसोर्सेज देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें फिर आपको मुयसर नहीं होती। और हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियन से बैंड है, तो स्टूडेंट्स तो जैसे आपने कहा कि इन योर स्टूडेंट लाइफ यू आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल रैलीज एंड अदर थिंग्स, सो ये चीज़ जो बैन है स्टूडेंट यूनियंस का, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना, कि जब अगर बैन नहीं हो तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ बात ही नहीं हो सकती उस पर, मतलब देयर इज़ नो एनलाइटनमेंट बिकॉज वी कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग। देखिए, बात हर चीज़ की कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिमिटेड है, हर जगह, हर एरिया में बात करनी चाहिए। जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगी नुकसान होगा। कम्युनिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है आप देखिए communication। जर्मनी का एग्जांपल अगर लें, और दे फेस द हिस्ट्री, जो भी उनके साथ जो भी उन्होंने किया वर्ल्ड वॉर्स में, दे फेस्ड इट, दे लुक्ड इट इन द आई एंड देन दे वेंट अहेड एंड मेड श्योर कि ये गलतियां फिर से रिपीट नहीं हो। उन्होंने मेमोरियल्स बनाए, उन्होंने डेज ऐसे रखे जो फ्रांस और इंग्लैंड की नहीं, आप वो वॉर्स। देखिए ना, आप सबसे बड़ा जो मीडियम है दुनिया में, हॉलीवुड है जैसे, या फिर आप इवन बॉलीवुड देखें तो उन्होंने कितनी फिल्म्स बनाई हैं, मूवीज़ बनाई हैं अपनी हिस्ट्री के ऊपर और अपने इदारों के ऊपर। अपने प्रेसिडेंट की तो अक्सर बिल्कुल। बनती हैं उनकी। और इंडिया ने हर इशू को एड्रेस किया। मैं उनका एक शो देख रहा था जो कश्मीर पे उन्होंने बनाया था, और उसमें एक वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर वो था, सर्व कर रहा था, तो उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली शो पे कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग जो है वो हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। अच्छा। एंड इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर कुछ शोज़ में उन्होंने दिखाया कि बलूचिस्तान में भी वो इन्वॉल्व हैं, जो कि उनकी एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी है, बट उसमें उसका कोई बैकलैश नहीं हुआ। सो हमारे यहाँ तो अभी अनफॉर्चुनेटली किसी का नाम भी कभी कभार आप लें तो उस पर म्यूट हो जाता है। एंड जितना सप्रेस आप करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए ख़त्म होगी, और फिर रील और इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। क्योंकि इससे आपको और मिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज आप, स्प्रेड होता हाँ, है। बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू बिकम इनडिफरेंट, देन यू आपके आप और बल्कि आप बेरहम हो जाते हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज इतनी ज़्यादती हो रही होती है आपके साथ भी, आपको परवाह ही नहीं होती दूसरे के साथ क्या हो रहा होता है। वहाँ पे आप देखें ना कि किसी बाहर मुल्क में किसी के साथ थोड़ा सा भी कोई मसला हो जाए तो हंगामा मच जाता है। यहाँ पे आप देखें कि मतलब कत्ल हो रहे हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े हादसात होते हैं। एक्सीडेंट्स अभी रिसेंटली कितने हुए हैं, क्या हुआ? नथिंग हैपेंड। अच्छा, आपका क्या विजन है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि यू स्ट्राइक मी एज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने बिजनेसेस स्टार्ट किए हुए हैं, आप यू चूज टू लिव इन पाकिस्तान। बहुत लोग चले गए पाकिस्तान छोड़ के, देयर इज अ मैस माइग्रेशन। तो आपका विजन क्या है पाकिस्तान का? डू यू सी होप? 100%। देखें, एक तो होप कभी वो करनी भी नहीं चाहिए, गिव अप। लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट इसलिए है बिकॉज देखिए, एक बड़ा सिंपल है। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें ना, तो हमारे यहाँ 1947 से मार्शल लॉ लग रहे थे, और फिर शुरू में तो जो गवर्नमेंट्स आई थी वो तो ना होने के बराबर थी, एक एक डेढ़ डेढ़ साल और उससे भी कम में डिसमिस हो जाती थी। 1973 में तो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना है।
उसके बाद हमारा जो पहला पहला जो सियासी दौर था उसका प्राइम मिनिस्टर उसको टांग दिया था। सो उसके बाद फिर एक मिलिट्री रिजीम, फिर बीच में एक छोटा सा स्पेस आया था जिसमें अगेन 2 साल के अंदर अंदर 3 साल में रैप अप कर देते थे गवर्नमेंट्स। फिर एक एक दोबारा एक दौर आया है। सो अब बेसिकली थोड़ा सा एटलीस्ट ये परसेप्शन है कि एवरीबडी इज़ अंडरस्टूड के मिलिट्री को डायरेक्टली पावर में नहीं होना चाहिए। एंड बट अगेन उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट और रॉन्ग दैट्स अनदर डिबेट। सो अब जो है वो हाइब्रिड का दौर शुरू हो गया है। सो हमने ये एक स्टेप फॉरवर्ड तो ले लिया है एंड हाइब्रिड इवेंचुअली विल मर्ज इनटू यू नो, मर्ज तो नहीं कहेंगे बट वो भी ख़त्म हो जाएगा बिकॉज हाइब्रिड भी नहीं चल सकेगा जब तक एक वो कहते हैं ना वन विंडो ऑपरेशन है। एक इक़्तिदार वो कहते जैसे कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो एक ही होता है, वो दो नहीं हो सकते। और उसमें आप 20 साल में पहुँचे, 30 साल में पहुँचे, हिस्ट्री में 100 साल 2 साल ये मायने नहीं रखते। उस पहले तो लोग 60 70 ईयर्स रूल करते थे। So I don't think a hybrid will last for a long time, and there will be an understanding just like Turkey के इसको एक ही कोई प्लेटफॉर्म से चलना चाहिए, and that will be the beginning because political stability is the most important thing. Without political stability you can never ever have prosperity. आप जैसे earlier आपने एक बात की थी accountability matter करती है later, बहुत आगे स्टेज पे जाके। करप्शन है, करप्शन बेमायने है, मतलब बहुत आगे मैटर करते हैं, बहुत आगे जाके उसको ठीक हो सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, सिस्टम्स होंगे, वो चीज़ें खुद बेहतर होती हैं। आप पहले एक चीज़ को ठीक नहीं कर सकते जब तक आपका बुनियाद, आपकी जो फंडामेंटल है, आपका फाउंडेशन है, जब तक वो क्रैक करता रहेगा तो आपकी बाकी कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती। सो एंड इवेंचुअली होगा। सिमिलरली एट द सेम टाइम जैसे अभी जो गवर्नमेंट है उसमें एक इकोनॉमिक रियलाइजेशन है जो कि काफ़ी अरसे बाद आई है। सो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हैं, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके साइंस आ रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है। आई मीन वी कैन टेक द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो बैलेंस है वो बहुत बेहतर हो चुका है। हमारा करंट अकाउंट भी कंसिस्टेंटली सरप्लस में है और अभी तो इंपोर्ट्स पे कोई ऐसा सख्ती भी नहीं है। सो देयर आर गुड साइंस एंड सबसे लाइक आई सेड अर्लियर अगेन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो इन लोगों को मतलब ये कहाँ जाएंगे? एंड इन द नेक्स्ट 20-25 years आई थिंक पाकिस्तान पॉपुलेशन विल डबल। सो ये तकरीबन अगर 500 मिलियन लोग हैं तो ये कितनी डिमांड है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। सो ये तो इट्स इम्पॉसिबल कि ये फेल हो जाए। So you have hope for Pakistan. You know कि it will go from strength to strength. 100% चीज़ें improve हो रही हैं। मतलब अगेन लाइक आई सेड, हम हिस्ट्री में जब बात करते हैं तो हम फॉरवर्ड भी मतलब you might estimate what happens in the next 10 years, for instance, what happens in the next 20 years. It's very difficult to say कि 3 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा। ये तो चीज़ें देखें, ये और 6 महीने में छोटी चीज़ें ही ठीक होती हैं। मैं बाय एंड लार्ज बड़ी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। Right. And in these 20-25 years, I'm strongly optimistic कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत बेहतर हो जाएगी और उसके रिजल्ट्स फिर सबको नजर आएंगे। अच्छा, thank you Hassan Zubair for coming on our program, and inshallah we hope to see you in politics. इंशाल्लाह, क्योंकि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है एंड जैसे आपके लॉन्ग टर्म विजन है, यू हैव ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड एंड यू कम फ्रॉम अ फैमिली जिनका सियासत से ताल्लुक़ है। सो इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन पॉलिटिक्स एंड होप कि आप कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियाँ ला सकेंगे पाकिस्तान में। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you very much for having me and all the best for your podcast. मुझे पता चला आपका ये सेकंड शो है जी। It's very kind of you कि आपने उसमें मुझे बुलाया है। And I think it's a step in the right direction because podcast की बहुत डिमांड हो चुकी है।
तो बेस्ट विशेस फॉर दैट। थैंक यू एंड वी होप कि हम क्वालिटी कंटेंट अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और फिर हमारी अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक।